मेरे अजीज़ हमवतन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग एक्चुअली वो अमेरिका की है नहीं, वो किसी और की जंग है, लेकिन एटली अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एज्यूम कर लेते हैं कि वो अमेरिका की जंग है। इसको चलते ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है और इस 1.5 महीने में ना ईरान ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ये कहना, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं कि उसने अपनी टर्म्स पे मनवाना सीखा है। आप डोनाल्ड ट्रंप के जो रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं ना, आप उनको अगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान एक्चुअली इनके होश उड़ा रहा है। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन में यूएस का साथ देने से मना कर चुका है, ठीक है। नेटो ने इसका साथ देने से मना कर दिया है और यूएस खुद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करो। और अब यूएस ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो वर्जीनिया से मिडिल ईस्ट भेज दिया है। मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या ये खौफ है सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का? अपेरेंटली तो यूएस और नेतन्याहू ने मिलकर उसको तबाह कर दिया है। क्या किसी और चीज़ का भी डर है इन्हें कि अब ये होने वाला है? मतलब अगर आप इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट को बहुत गौर से देखेंगे ना, आपको ये बात क्लियर होने लग जाएगी कि यार देयर इज़ समथिंग एल्स, देयर इज़ समथिंग बिगर जिससे इनको डर है। और वो चीज़ जिसने इनके डर को हकीकत में बदल दिया है ना, वो है ईरान की ज्योग्राफी। जी हाँ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। सिर्फ 21 मील चौड़ा एक तंग समुद्री रास्ता जो ओमान के पहाड़ों और ईरान के साहिल पर वाक़ है। इसका साइज पे मत जाना, ये जितना भी छोटा है ना, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री आर्टरी है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाना है ना, तो ये बात समझो कि यहाँ से हर रोज तकरीबन 2 करोड़ बैरल ऑयल गुजरता है। मींस टोटल ग्लोबल ऑयल नीड का ऑलमोस्ट 20%, और समुद्र के रास्ते होने वाली इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड का ऑलमोस्ट चौथाई 25%। और ईरान ने जब ये जंग की वजह से रास्ता बंद किया ना, तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि सेंट्रल एशिया, अफ्रीका आदि से ज़्यादा दुनिया में महंगाई आने का खदशा हो गया है। देखो, एक चीज़ हमेशा से कही जाती थी कि एटम बॉम्ब जो है ना, वो बैलेंस ऑफ पावर है उससे, लेकिन वो सिर्फ एक टूल है। एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर आज भी इकोनॉमी से है। दोनों साइड्स इस वक्त ये तय करना चाहती हैं कि 21st सेंचुरी में कौन लीड कर रहा होगा, सुपर पावर कौन होगी। डर ये है कि ईरान और इसराइल की जंग अगर बढ़ती रही तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और अगर ईरान ज़रा सी भी लीनियंसी नहीं शो करता, वो अपनी इस ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करने का फैसला कर ले, तो इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ क्या होगा? ये वो क्वेश्चन हैं जिसके चलो पॉसिबल आंसर्स हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। ये जंग, ये कॉन्फ्लिक्ट आज से शुरू नहीं हुई है, ये सब बहुत पहले से प्लान था। इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी तकरीर करते हुए ग्रेटर इसराइल का पूरा मैप दिखाया था और बताया था कि उसको कहां कहां तक कब्जा करना है। सिर्फ 1 महीने बाद ही उस प्लान पर अमल शुरू हो गया। अक्टूबर 2023 से गाजा पर किए जाने वाले हमले, बमबारी सारी हमारे सामने है। अच्छा, कॉमन क्वेश्चन है कि भाई ये सारी बातों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से क्या ताल्लुक है, ईरान से क्या ताल्लुक है? मतलब आप लोगों को एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया होगा, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद ऑलमोस्ट सबके ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसराइल के साथ ताल्लुक बहाल हो रहे थे। बट ईरान इज़ दी ओनली नेशन जो खुलकर इसराइल के सामने डट गया, क्योंकि अब बात आ रही थी रीजन पर कंट्रोल करने की। मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करने से अगर इसराइल को कोई रोक रहा है ना, वो ईरान ही है। अगर इसराइल बगैर ईरान के सिर्फ बाकी पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर भी ले, तब भी गर्दन जो है ना, वो ईरान के ही हाथ में रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की शक्ल में। लेकिन साथ साथ ये एक चोकिंग पॉइंट भी है, यहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट का ट्रेड चलता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान समेत बहुत सारे ममालिक को एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है। पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस अचानक बढ़ गई, इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज से हज़ारों रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, और चाइना की इंडस्ट्रीज चलती ही मिडिल ईस्ट के ऑयल की वजह से, तो चाइना की इंडस्ट्रीज को तो कोलैप्स का खतरा हो सकता है। और अगर चाइना ने रशिया से तेल लेना शुरू किया तो उसे महंगे रेट्स की वजह से महंगाई का तूफान का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक इन सारी बातों से आपको उसकी ताकत ईरान की और उसके जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है उसका तो अंदाज़ा हो चुका होगा, लेकिन ये इतना ईजी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 80 to 90% ना सिर्फ समंदर के रास्ते से होता है। इसकी समुद्री रास्ते जो है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेसिक लाइफ लाइन है। ये जो स्ट्रेट्स होते हैं ना, ये जहाज़ों के सफ़र को मुख्तसर बनाते हैं, और शिपिंग कंपनीज हमेशा एक शॉर्टर रूट की तलाश में होती हैं ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। ये सहूलत ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला भी है कि जब, क्योंकि रास्ता बेहद तंग है, यहाँ पर जब ज़्यादा जहाज़ जमा हो जाते हैं ना, तो वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चोकिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है। अगर आप इन चंद रास्तों को कंट्रोल कर लेते हैं ना, आपके पास वो ताकत आ जाती है जो ममालिक के उरूज और जवाल का फैसला करती हैं। जियोग्राफिकली ये स्ट्रेट ऐसी जगह है जहाँ नॉर्थ में ईरान है, साउथ में ओमान और यूएई है। ये पर्शियन गल्फ को ओमान में जोड़ती है, जहाँ से रास्ता आगे अरेबियन सी में खुलता है। असल है कि ये कि इस पूरे 21 माइल्स की जो रास्ता है ना, इसके अंदर जहाज़ सफ़र नहीं कर सकते। देखो, बीच बीच में आइलैंड्स भी हैं, कहीं पर पानी ज़्यादा गहरा है, कहीं पर कम गहरा है। इसलिए जहाज़ों को गुजरने के लिए 2 रूट्स बनाए गए हैं, दोनों 2-2 मील चौड़े हैं, और इन दोनों के दरमियान भी सिर्फ 2 मील का ही फासला है। देखो, यही चीज़ ना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को एक ट्रैप भी बना देती है। नॉर्थ शिपिंग लेन जो है ना, वो ईरान के साहिल से सिर्फ चंद मील दूर है। इसका मतलब दुनिया का सबसे कीमती सामान ईरान की पहुंच में है। अच्छा, इस बात का फ़ायदा ईरान आराम से उठा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल वॉरफेयर होती है उसमें नहीं जीत सकता, लेकिन वो इस नई स्ट्रेटजी पर चल रहा है जिसको कहा जाता है
एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब आपको पूरे एरिया में कब्जा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को नो गो एरिया बना दोगे। अच्छा, ये बगैर हथियार के तो ये भी होना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर यूज़ हो रही है इसकी नेवल माइंस। सबमरीन्स या नॉर्मल अपनी कश्तियों के जरिए आराम से समंदर में बिछाए जा सकते हैं, जिससे आने वाली कश्तियों को या तो दुश्वारी का सामना या बेहद नुकसान भी हो सकता है। ना सिर्फ ये कि बल्कि इनकी जो RRGCN है, इनके पास छोटी वाली कश्तियाँ भी जो इक्विप्ड हैं विद टॉर्पीडोज। यही वजह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करना अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। यही वजह थी, यही सिचुएशन थी जिसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने बहुत सारी अपनी बेसेस बनाई थी थ्रू आउट मिडल ईस्ट। 5th नेवल फ्लीट एक मॉडर्न नेवल ताकत है जिसके अंदर डिस्ट्रॉयर्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, माइंस को डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी, ये सब मौजूद है। स्टिल दे आर अनेबल टू डू मच अगेंस्ट ईरान ड्यू टू कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल लोकेशन। ये जो साल शुरू हुआ, इसके शुरू होते ही अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पे हमला किया, वहाँ से मदुरो को उठा कर ले आए, सो रहा था बेचारा, उसको चप्पल में उठा कर ले आए, और अगले ही महीने ईरान पर हमला। इस जंग के मुझे नज़र आते हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स। पहला ये है कि इसराइल की UAE के ऊपर डोमिनेंस, और दूसरा US का जो बका। मतलब अगर हिस्ट्री को देखा जाए, चाहे निक्सन था या बिल क्लिंटन था, जब जब इनके ऊपर कोई स्कैंडल आता था, ये लोग कहीं ना कहीं हमला कर देते थे। दूसरा और रेलेवेंट पॉइंट ये है कि इस वक्त USA अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े कर्जे में है, यानी $38 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, और जबकि ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया $345 ट्रिलियन के कर्जे में है। अब पता नहीं आप लोग ये जानते हैं या नहीं जानते, या एग्री करें या नहीं करें, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 भी ना एक डेट रिसीट थी, यानी कर्जा खत्म करने की मुहिम थी। अब यहाँ पर आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये क्या सिर्फ एप्स्टीन फाइल से ध्यान बटाने के लिए ट्रम्प की एक साजिश थी, या फिर इसराइल जो है ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है वो है, या फिर दुनिया के कर्जे खत्म करने के लिए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत?